अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईद के बाद बजट पेश होने जा रहा है। इस बार भी नजरें इस सवाल पर लगी हुई हैं कि नया बजट आम आदमी की मुश्किलात कम करेगा या मजीद बढ़ाएगा। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात से दिखाई दे रहा है कि नया माली साल आवाम के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने मजमूई कौमी पैदावार के करीबन 2% के बराबर बुनियादी बजट सरप्लस हासिल करने का वादा किया है, जिसका हजम 2.8 खरब रुपए से ज्यादा बनता है। FBR को 15.264 खरब रुपए का टैक्स हदफ दिया गया है, जबकि विफाकी आमदन का मजमूई हदफ 17.145 खरब रुपए है। मगर मसला यह है कि मौजूदा माली साल में FBR को 683 अरब रुपए का खसारा हुआ है। इस सूरत हाल में हुकूमत मजीद टैक्स इकट्ठा करने के लिए नए इकदाम पर गौर कर रही है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स में 1% कमी की तजवीज़ दी, मगर IMF ने इस पर एतराज़ किया। इस रिलीफ से करीबन 200 अरब रुपए के रेवेन्यू का नुकसान का अंदाजा है, जिसे पूरा करने के लिए हुकूमत के मुजव्वज़ा इक़दाम को IMF ने नाकाफ़ी करार दिया। अप्रैल तक सिर्फ तनख्वाहदार तबका ही तकरीबन 470 अरब रुपए टैक्स अदा कर चुका है, जबकि बड़े जागीरदार, बाअसर कारोबारी हल्के और ताकतवर शोबे बदस्तूर टैक्स नेट से बाहर है। सूद की अदायगी का हजम करीबन 7.8 खरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है, यानी कौमी आमदन का एक बड़ा हिस्सा कर्जों के सूद में जाएगा। तवानाई के शोबे के लिए करीबन 1 खरब रुपए की सब्सिडीज रखी जा रही हैं, मगर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। गुर्बत और बेरोजगारी की सूरत हाल तशवीशनाक है। तहकीकाती इदारे खते गुर्बत की ये शरह 43% बताते हैं, यानी करीबन 10 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी गरीब हैं। आमदन कम हो रही है, महंगाई 2 हिस्सों के करीब पहुंच चुकी है। खुराक, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के अखराजात ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी और बिजली के बिलों में शामिल टैक्स गरीब और अमीर दोनों से यकसा वसूल किए जाते हैं, जिससे बोझ गरीब पर ही पड़ता है। माशी माहिरीन ने इसे रिवर्स ट्रिकल डाउन कहा है। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है, मगर पाकिस्तान के माशी बहरान की जड़ें सिर्फ बैरूनी अवामिल में नहीं, टैक्स निज़ाम की नाइंसाफ़ी, मुराद याफ्ता अशराफिया, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी, ये वो मसाइल हैं जिन्होंने मईशत को कमज़ोर किया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी IMF के नाम पर अवाम पर मजीद बोझ जड़ डाला जाएगा? क्या तनख्वाहदार तबका ही कुर्बानी देगा? अशराफिया को भी अबतर माशी सूरत हाल का एहसास होगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रजा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। IMF शराइत एक और सख्त बजट के लिए हुकूमती जवाज बनने लगी। क्या ईद कुर्बान के बाद अवाम एक और माशी कुर्बानी के लिए तैयार रहें? ज़ैगम साहिब, हम तो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, मगर IMF नहीं मान रहा। ये जुमला एक मुस्तकिल सियासी ढाल बन चुका है। अवाम तैयारी कर लें। ऐशा, क्या आप अवाम को कुर्बानी का बकरा समझती हैं? अशराफिया और हुकूमत तो यही अवाम हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। ना अवाम कुर्बानी का बकरा है और ना वो समझते हैं। अवाम मटन शाप का बकरा है। कुर्बानी का बकरा साल में एक दफ़ा कटता है। ये कसाई की दुकान है, यहाँ हर रोज़ कटाई होती है, दहाइयों से हो रही है। आप देखिए, सर्द जंग आई, चली गई, ग्लोबलाइजेशन आई, चली गई, यूनिपोलर वर्ल्ड आई, ख़त्म हो गई, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई। हम हैं और IMF है और कंसोलिडेशन है और अवाम है और हमारे हुक्मरान हैं, हमारे प्यारे प्यारे मालकान हैं, जो कहते हैं कि बस ज़रा थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। इस थोड़ी सी कुर्बानी का ज़रा तसव्वुर करें। दुनिया का जाहिल तरीन मुल्क, दुनिया का गैर तालीम याफ्ता तरीन मुल्क, ये हमने कुर्बानी दी है। हमने अपनी तालीम की कुर्बानी दी है। दुनिया का गैर सेहतमंद तरीन मुल्क, ये हमने कुर्बानी दी है, अपनी तालीम की कुर्बानी दी है। दुनिया का सबसे कम तरक्की करने वाले मुल्कों में से एक, ये हमने तरक्की की कुर्बानी दी है। यह है वो कुर्बानियाँ जो हम दे रहे हैं। और हो क्या रहा है, जो हमसे कुर्बानियाँ मांग रहे हैं, क्या उनमें भी कोई कमी आई है? क्या उनकी दौलत में कमी आई है? खुद हुकूमती आदाद शुमार हर 3 साल बताते हैं कि लो जी, इनके सबके जो माल है वो डबल हो चुका है, असासे डबल हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज चल रही। फेल होती हैं तो वो इंडस्ट्रीज फेल होती हैं जो इस मुल्क की हैं, तबाह होते हैं तो वो इदारे तबाह होते हैं जो इस मुल्क के हैं। लेकिन वही लोग जो मुल्क को चलाते हैं, उनके अपने इदारे नहीं तबाह होते।
वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। 25वां IMF का प्रोग्राम महज इल्ज़ाम IMF पे, प्रोग्राम आपका होता है। IMF की सीधी सी बात है, वो ये बताता है कि भाई हिसाब बराबर करो। ये नहीं हो सकता कि तुम कमाओ कम और खर्चो ज़्यादा और फिर हमारा उधार वापस ना कर सको और दूसरे इदारों का उधार वापस ना कर सको। जितने डॉलर हैं उसमें गुजारा करो, रुपया जितना गिरता है गिर जाए। उसके बाद आपने उसको बताना है कि कैसे आप कितने पैसे निकालेंगे, कितने में गुजारा करेंगे। वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप फलां से टैक्स लें, फलां से ना लें। वो तो कहता है ट्रेडर से टैक्स लें, वो तो कहता है एग्रीकल्चर से टैक्स लें, वो तो कहता है रिफॉर्म करें, लेकिन करवाना उसका काम नहीं है, क्योंकि वो रिफॉर्म वाला इदारा ही नहीं है। वो सिर्फ हिसाब किताब ठीक करने तो फिर हमारी अशराफिया अपने लिए और अपनों के लिए बजट बनाती है और जो कुछ लेना है वो सब आवाम से लेती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इस 4 साल को देख लीजिए, मुझे देखिए ये 4 साल जो मुश्किल से गुजर रही है पाकिस्तान की अवाम और हमारी हुकूमत शबाना रोज मेहनत कर रही है, इस कुर्बानी का क्या सिला मिला, कौन सी रिफॉर्म हो गई? ठीक हो गया। चले एक घर कुर्बानी दे रहा होता है ना, वो घर कुर्बानी दे रहा होता है, वो कहता है मैं बच्चों पे खर्च कर रहा हूं, बच्चों को तालीम दिला रहा हूं, आज से 20 साल बाद मेरे बच्चे मुझसे बेहतर होंगे। दुरुस्त। सर वो अपने बच्चों पे खर्च करते हैं और उनके बच्चे बेहतर हो जाते हैं, उनके कारोबार भी बेहतर हो जाते हैं। आपने ठीक पॉइंट कहा। क्या कल गवर्नेंस बेहतर होगी? कौन सी, मुझे बताइए कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुई है कि मुझे ये तसल्ली हो कि कल का दिन बेहतर होगा? दुरुस्त हो गया। इस 4 साल की कोई एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिखाते, दे हैव नथिंग टू शो। ठीक, सिर्फ IMF के नाम पे बिजनेस एज यूजुअल, ये सब बहाने हैं टू रन द कंट्री ऑन बिजनेस एज यूजुअल मोड। ठीक हो गया। शहजाद साहब, इस बार IMF की शराइत के साथ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी एक जवाज बन गया है। क्या हमें वाकई IMF की शराइत से खतरा है या हमारे जो अंदरूनी माशी नाअहली और नाइंसाफियां हैं वो खतरा? अगर हम इतनी शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सहूलत अवाम के लिए भी मांग लें फिर इस IMF के थ्रू अमेरिका से। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं, 2 चीजें जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है ना, जो इसके नताइज हैं, उनकी तरफ मैं आपको आउटराइट पहले डिक्लेयर कर देता हूं। एक तो ये है कि अगले इलेक्शन में या अगले इलेक्शनों में PTI बहुत मजबूत होकर फिर से उभरेगी और उसकी बुनियाद और उसकी वजह ये होगी कि ये जो हुकूमत आज है ये अपने काम में फेल हो गई है, खास तौर पर माशी फील्ड के अंदर। दुरुस्त। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं होगा तो फिर आप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में से एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आप एक कॉकरोच पार्टी का ज़हूर देखेंगे। और वो कॉकरोच पार्टी कहाँ पे किस किस कोने में जाएगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान वाली कॉकरोच पार्टी ऐसी ही हो जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की थी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन और तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है और उसकी तवक्को करनी चाहिए। अभी कहाँ फेल कर रहे हैं? 2 चीजें इन्होंने मान ली हैं। इन्होंने कहा, IMF ने कह दिया ये हम करेंगे। एक जो प्राइमरी डेफिसिट जिसे कहते हैं कि आपके अखराजात और महसूलात, इसके अंदर उन्होंने कैद लगा दी कि आपने इतना एक्स्ट्रा शो करना है कि आपके अखराजात जो हैं वो कम और महसूलात इतने फीसद ज्यादा। आपने खरबों में शायद बात की है, कुछ पता नहीं कितने खरब, 2 समथिंग, जो कि 2000 अरब से ऊपर बनता है। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, जो हम फिगर देते हैं, जो हम हदफ देते हैं FBR को, मिसाल के तौर पे इस साल 13 खरब का था कि 13,000 अरब तुमने टैक्स जमा करना है, वो कर पाए शायद 11,000 अरब के करीब। शायद यहाँ पे अब 700 अरब का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में जब क्यूमुलेटिव आएगा तो तकरीबन इतना ही हो जाएगा। अब उनको कहा जा रहा है कि 15 खरब तुमने और निकालना है पैसा लोगों से, और उस 15,000 अरब जब ले लोगे उसके बाद फिर प्राइमरी डेफिसिट इतना होगा। अखराजात हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम तो एक बहुत बड़ी ताकत है, मिडिल पावर है, हम तो एक इमर्जिंग पावर है, इसलिए हम अखराजात तो कम नहीं कर सकते ना। हमारे जहाज भी बहुत ज्यादा है, हम जहाजों में सफर करते हैं दुनिया भर के अंदर और खरीदते जाते हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वजह से आपको लगता है, और इस वजह से होगा क्या कि वो जो गरीब आदमी जो टैक्स देता है, जो गरीब टैक्स नेट के अंदर है, वही टैक्स और देगा, उसके अंदर से ही निकाला जाएगा कंज्यूमर। बिजली के बिलों के अंदर से कंज्यूमर निकाला जाएगा। 200 यूनिट से पहले जो कम बिजली का रेट देते थे, आप वही रेट देंगे जो कि बाकी दुनिया दे रही है या पाकिस्तानी दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जब आप ये चीजें देखते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा, गुर्बत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपके पैसे की कदर कम हो जाएगी, आपकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी और लोग पॉवर्टी में, गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, खुदकुशियां बढ़ जाएंगी। तो इस वक्त वो है जो कि इस वक्त IMF के सामने खड़े होके हम एक मुश्किल से लड़खड़ाती मईशत जो अपने पांव पे खड़ा होना चाहती है,
हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ी सी आपको गुंजाइश निकालनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी। आप दें ना दें, हम देंगे। तो इसलिए मेरा हाल है, लेट कोलाइड करें, क्लैश करें उनके साथ, IMF के साथ। ये किसने क्या है कि 18% GST जो है ये हमेशा 18, कुछ पे 18 होगा, किसी पे 12 होगा, किसी पे 6 होगा, किसी पे 1% होगा। करो उस तरीके से जो कि आपकी स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे लेके जा सकता है, ताकि आपकी रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म आसान हो जाए और आप ज्यादा लोगों को इस मईशत के दायरे के अंदर ला सकें, ताकि वो सब इसके हिस्सेदार बने। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, एक तरफ IMF की शराइत है, दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली है जो साफ और वाज़ेह तौर दिखती है कि अपने अखराजात नहीं कम हो रहे, खर्चा कम नहीं हो रहा है। तो क्या आम आदमी ही कुर्बानी का बकरा बने और वो तैयारी कर ले इसके लिए, या कोई तरस आएगा हुकूमत को, अशराफिया को? अच्छा, अगर तो तरस आना होता है ना, तो मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ कि ये IMF के पास हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो क्यों जाती है? क्या वाकई वो पैसे लेने जाती है IMF के पास, या वो अपनी बैड गवर्नेंस और पुअर पॉलिसी मेकिंग के लिए एक ढाल तलाश करने जाती है कि कल को हमारे पर कोई तनकीद हो तो हम कहते हैं कि जी हमारे तो हाथ बंधे हुए, हम तो IMF के प्रोग्राम में और IMF के ये मुतालबात हैं। एंड आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड कि वो सिर्फ ये जो $1.25 अरब की एक किस्त आ जाती है, फिर $1.5 अरब की दूसरी किस्त आ जाती है, ये इन डॉलरों के लिए IMF के पास जाती है गवर्नमेंट। अब तो मुझे ये लग रहा है कि वो सिर्फ इसलिए वहाँ इन प्रोग्राम्स के अंदर जाती है ताकि उसको अपनी कमजोरियों का और अपनी नालायकी का कोई बहाना मिल जाए। और IMF का नाम एक ऐसा है जो कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो जानता है। अब if you look at the real issue, आशा, तो वो देखिए उसके अंदर अगर आप गवर्नेंस के ऊपर सिर्फ नजर डालें तो मेरा ख्याल है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली शहजाद चौधरी साहब ने, उदय साहब ने जो है ये उसका अहाता कर लिया है कि कहीं पर आप में इम्प्रूवमेंट की सलाहियत नहीं है। ये पूरे का पूरा तबका, और ये आज की बात नहीं है, ये पूरे का पूरा तबका, ये कितने, किसी ने हिसाब लगाया हुआ था ना हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, कि ये 4-4.5 हजार खानदान जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, उनमें से किसी की तरफ से कोई एक ऐसी चीज नहीं आपको सामने आती है। टेक्नोलॉजी आ गई हुई है दुनिया के अंदर, सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है। लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपना पूरा एंगेजमेंट का तरीका, हुकूमत का जो अवाम के साथ एंगेजमेंट का तरीका है, उसको भी बदल दिया है। क्या पाकिस्तान में कोई इस तरह की मूवमेंट नजर आती है? तो बिल्कुल हम ये IMF का नाम बहुत सुनेंगे इस बजट के आने तक, इस बजट के दौरान भी, क्योंकि मसला सिर्फ इस बजट के लिए एक जवाब पेश करना नहीं है। IMF का मसला ये है कि इस बजट के पेश होने के बाद भी आपने देखा है कि हमेशा वारदात, असल वारदात जो होती है वो तो बजट के बाद होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बजट के अंदर जो टैक्स कलेक्शन मेजर्स हो, खासतौर पे इनडायरेक्टली, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स के जरिए होते हैं वो सारे, वो बजट के बाद उनमें कोई तब्दीली ना आई हो पूरे एक साल की, और फिर अगले बजट में उसके अंदर तब्दीली, उसमें तो हर दूसरे हफ्ते और हर दूसरे महीने जो है वो तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो आई थिंक, और ये सब कुछ अब जो है ये सबको पता भी चल गया है, जिसकी वजह से शहजाद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि ये ढाल जो है अब ये इतनी पतली बन गई है कि मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादातर इस हुक्मरान तबके को जो है ना वो आवाम से बचा सके। रजा रूमी साहब, 470 अरब रुपए टैक्स दे चुका है तनख्वाहदार तबका, और पिछले कुछ सालों में हमें यह नजर आया कि सबसे आसान शिकार हो गया ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। और ये मुतवस्सित तबका ये जो बोझ उठाता है, जो मुल्क के सिस्टम और स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है और बोझ उठाता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुकूमत क्यों इस मुतवस्सित तबके को भी गरीब बनाने में लगी है? ये बैड गवर्नेंस, पुअर प्लानिंग, क्यों नहीं ये बात समझ पा रहे हैं कि इससे निकलने की जरूरत है? अक़वाम मुत्तहिदा की एक स्टडी थी और अब उसको भी कोई 4-5 साल हो गए हैं, 5 साल पुरानी है, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में ऐसे तबकात मौजूद हैं जिनको करीबन $16 अरब की छूट मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, रियासत जो टैक्स पेयर्स हैं वो मुहैया करते हैं। ये कोई 4.5 हजार अरब रुपए बनते हैं।
इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको कि टैक्स का रेट कम मिलता है या टैक्स होता ही नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको रिबेट मिलता है उनको, और बहुत सारी मराहत, ये मराहत याफ्ता तबका जो है दर हकीकत पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का बजट ये इनकी मुट्ठी में होता है। और इनकी मुट्ठी में क्यों होता है कि ये ऐवान इक़्तिदार के बिल्कुल करीब होते हैं या उसका हिस्सा होते हैं। आप चीनी के जो मिल्स देख लीजिए कि कौन शुगर मिलें ओन करता है। आप बिजली के जो निजी बिजली घर हैं जो कि अगर पैदावार ना भी करें तो उनको पैसे मिलते हैं सालाना आपके और हमारे टैक्सेस से। आप उनको देख लीजिए, वो उसमें भी सारे जो रूलिंग क्लास है हमारी बिशमूल तमाम सियासी पार्टीज, उनमें से सबकी ओनरशिप है उसकी। आप इसी तरह सीमेंट को देख लीजिए, आप इसी तरह और सेक्टर्स देख लीजिए। तो जब तक ये इनको टैक्स नेट में लाकर कुछ कुर्बानी नहीं इनसे दिलवाई जाएगी उस वक्त तक मिडिल क्लास और फिक्स्ड इनकम तबकात जो है वो पिसते रहेंगे। और ये पाकिस्तान की कहानी है पिछले कई दहाइयों से, 4-5 दहाइयों से ये मुस्तकिल एक कहानी एक पिटी हुई फिल्म की तरह चले आ रही है। ये तो पाकिस्तानियों को दाद देनी चाहिए कि वो इन तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद और एक जिसे कहना चाहिए नेकेड ये इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन के बावजूद वो सड़कों पर निकल कर तो तहबाला नहीं करते इस निज़ाम को। और ये वाकई एक मुहिम्मा है। मुझे याद है इसके ऊपर एक बार ज़ियाउद्दीन साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे तो उनसे भी इसके ऊपर बात होती थी कि क्या वजह है कि दुनिया भर में महंगाई पे इस तरह की और यहाँ इस तरह की माशी तकालीफ पे लोग बाहर निकलते हैं और बहुत कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता। और ये इस बजट की भी कहानी कोई खास मुख्तलिफ नहीं होगी क्योंकि जो जिसका दाव लगता है वो अपने आप को बचा लेता है और पकड़े जाते हैं वो जिनको के ऊपर साहब आपकी गुफ्तगू के दरमियान एक लफ्ज मेरे दिमाग में अटक गया है, नेकेड एक्सप्लॉयटेशन। क्या हमारे माशरे में ये इजाजत ही नहीं है कि हम उठकर उस नेकेड एक्सप्लॉयटेशन पर आवाज उठा सकें, या हमें ट्रेंड ही नहीं किया गया कि हमारा हक भी छीन लो हम आवाज नहीं निकालेंगे? देखिए दोनों अवामिल कार फरमा है और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी वजह तो ये भी है कि बहुत से लोग और ख़ुसूसन वो तबकात, देखिए मिडिल क्लास जो होती है वो तो नहीं चाहती कि मुल्क में अफरा तफरी और तबाही फैले, वो एक तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं। मगर ये जो नौजवान नस्ल है अभी जनरेशन जी जिसे कहा जाता है, उसके अज़ाइम और उसकी सोच मुख्तलिफ है और वो देख रहे हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। अभी आपने पिछले प्रोग्राम में हमने कॉकरोच पार्टी की बात की थी, नेपाल की बात हुई, बांग्लादेश की बात हुई और दुनिया के कई ममालिक है जहां पर इन्हीं अवामिल की वजह से लोग और खुसूसन नौजवान जो है वो इस मराहत याफ्ता निज़ाम के खिलाफ मुतहरिक हुए हैं। और मुझे तो सिर्फ ये खतरा होता है कि अगर कोई प्रॉपर लीडरशिप ना हो, कोई अखलाकी डायरेक्शन ना हो तो फिर वो केओस में बदलता है। इसलिए पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है, जो जिनको के तबकात कहा जाता है, जो कि हुक्मरान तबकात है, उनको खुद ये चाहिए कि वो इस होश के नाखून लें और वो देखें कि ये मुल्क किस डगर पर जा रहा है और ये अवाम में कितना गुस्सा बढ़ रहा है। आप सर्वेस देख लीजिए, आप उसके कई मुजाहिरे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे भी जो बेचैनी है वो भी माशी नाहमवारी और माशी कसाद बाजारी की वजह से है। तो ये थोड़ा सा इनको चाहिए कि ये ले, ये जो रिच फैट कैट्स हैं इनसे कुर्बानी लें थोड़ी सी। अभी ईद कुर्बान भी है तो वो बजट में लें और सही कहा। देखना यह है कि ये रिच फैट कैट्स के शिकंजे में आते भी हैं या नहीं। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपने पूछा कि हम पाकिस्तानी क्यों इसके बारे में आवाज नहीं उठाते, क्या हो गया हमें कोई मतलब ट्रेन नहीं किया गया, मसला क्या हो गया? देखिए अब्दुल कादिर हसन साहब एक कॉलमिस्ट थे, बहुत जिक्र होता है उनका बहुत जगहों पे। तो वो उनके कुछ अल्फाज हैं, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है दो हिस्सों में बंट चुका है, एक है माल मस्त और एक है हाल मस्त। और ये वो वाला हाल है कि जिस हाल में है उसी में मस्त है। तो जहां पे आप अंदर से उसकी वो जो होती है ना जो ड्राइव वो निकाल दें किसी मुआशरे की और दोनों हालों में लोग मस्त होकर रहना शुरू कर दें कि बस यही हमारा मुकद्दर है,
और यही हमारी मुस्तकबिल है, तो फिर उन माशरे में कोई तहरीक कभी पैदा नहीं होगी। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेने मौजू पे बात करनी है। मुझे लगता है वहां पे भी हमारा हाल कुछ मस्त और मस्तियों वाला ही है। वायरल गवर्नेंस है हमारे यहाँ, जो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या रंग दिखाएगा? क्या वाकई इदारा जाती नाकामी का एतराफ है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में गवर्नेंस का एक नया और कदरे तशवीशनाक मॉडल उभर रहा है, जहां हुकूमती और इंतजामी रद्द-ए-अमल का इन्हिसार कानून, मेरिट, जिम्मेदारी या इदारा जाती अमल पर नहीं, बल्कि इस बात पर होता जा रहा है कि कौन सा मसला सोशल मीडिया पर कितना वायरल होता है। अक्सर औकात आम शहरी की फरियाद सरकारी दफातरों में दरखास्तों और एहतजाज के बावजूद सुनी नहीं जाती, मगर जैसे ही कोई इशू वीडियो या ट्रेंड की सूरत में गर्दिश करने लगे तो पूरी रियासती मशीनरी फौरी हरकत में आ जाती है। यही वो रुझान है जिसे वायरल गवर्नेंस कहा जाता है, जहां इंसाफ और सर्विस डिलीवरी हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एल्गोरिदम की मेहरबानी बन जाती है। अफसरान जो हफ्तों गैर फाल रहते हैं, एक वायरल क्लिप के बाद मुतहर्रिक हो जाते हैं। वुज़रा के बयानात, कमेटियां और इंक्वायरीज शुरू हो जाती हैं। गोया गवर्नेंस पेशगी, मनसूबाबंदी और पॉलिसी की बजाय महज वक्ती रद्द अमल का सिलसिला बन चुकी है। सियासी क़यादत भी इस रुझान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रही। सियासतदान कानून साजी या पॉलिसी की गहराई से ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देने लगे हैं कि उसका बयान कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा फैलता है। सोशल मीडिया क्लिप्स, जज्बाती नारे और मुख्तसर बयानिए सियासी हिकमत अमली का मरकज़ बन चुके हैं। इस फजा में संजीदा मुकालमा और तवीलुल मुद्दती पॉलिसी साजी पस मंजर में चली जाती है। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक नया किरदार उभर रहा है। ब्यूरोक्रेट इन्फ्लुएंसर्स, जहां बाज अफसरान अवामी खिदमात के बजाय डिजिटल मौजूदगी और सेल्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को तरजीह देते नजर आते हैं। यूं गवर्नेंस कंटेंट क्रिएशन में तब्दील हो जाती है और हकीकी कारकर्दगी की जगह महज ज़ाहिरी तासुर ले लेता है। इस वायरल गवर्नेंस का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो शहरी जो सोशल मीडिया तक रसाई नहीं रखते या जिनकी पोस्ट बदकिस्मती से वायरल नहीं हो पाती, वो इस अटेंशन इकोनॉमी से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाते हैं। यूं उनके मसाइल ना ट्रेंड्स बनते हैं, ना ही फौरी हल हो पाते हैं। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया को गवर्नेंस के लिए एक मुआविन और सपोर्ट टूल के तौर पर इस्तेमाल करना नागुज़ीर हो चुका है। मगर असल सवाल यह है कि क्या इसका बढ़ता हुआ असर इस हद तक दुरुस्त है जहां ये महज मुआवनत के बजाय फैसला साजी का मरकजी मुहर्रिक बनने लगे? इसी पर पैनल के लिए सवाल है। वायरल होने वाले मसाइल चुटकियों में हल, बाकी जूं के तू। गवर्नेंस कम और कंटेंट क्रिएशन ज्यादा। वायरल गवर्नेंस वाकई मौसर निज़ाम या इदारा जाती नाकामी का इतराफ? रजा रूमी साहिब, आपसे आगाज करते हैं। ब्यूरोक्रेट इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा रुझान है, इन निज़ाम में बेहतरी है, गवर्नेंस की सतहियत है, अफसरान की डिजिटल मौजूदगी है या महज इमेज मैनेजमेंट का जरिया है? ये किस तर्ज और ढंग की गवर्नेंस है और क्या दे रही है? आप सोचते तो नहीं है कि काश मुझे भी आज कोई कहीं ब्यूरोक्रेट होना चाहिए था, वायरल होता कहीं बहुत? नहीं, मैं सोचता तो नहीं, सोच समझ कर ही छोड़ी थी नौकरी। मगर ये बात दुरुस्त है, मैं खुद दंग रह जाता हूँ कभी देखकर कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नौजवान अफसरान की एक नई नस्ल कर रही है, वो बराह रास्त उसको खैर अवामी राब्ते का तो जरिया हो सकती है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी कारकर्दगी को वो उसकी बाकायदा उसकी शो मारने के लिए या उसको दिखाने के लिए वो उसका हर हमा वक्त इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मुस्बत पहलू तो बिल्कुल इसमें है कि रसाई बढ़ती है, जवाब फौरन मिल सकता है, शहरियों की शिकायत जो है वो जल्द होनी जाती है, मगर ख़तरा यही होता है कि हुक्मरानी जो है वो खिदमत से ज़्यादा नुमाइशी कारकर्दगी न बच जाए, जहां कैमरे के सामने बस काम दिखाई दे और इदारा जाती इस्लाहात जो है या जो दीगर मसाइल है या वो लोग जिनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है, जैसे आपने कहा, वो पीछे न रह जाएंगे। वायरल गवर्नेंस दरअसल आयशा हमारे निज़ाम हुकूमत का एक नया अंदाज अब दिखाई दे रहा है कि जहां पॉलिसी से ज्यादा दिखावा और फौरी रद्द अमल जो है वो अहम हो गए हैं। और आज कोई भी अगर वाकया सोशल मीडिया पर फैल जाए तो चंद ही घंटों में नोटिस, मुअत्तली और कार्रवाई आती है। लेकिन मसला ये है कि वही बात है कि जिनकी जो मसले मंजर आम पर नहीं आते या जिन लोगों की आवाज़ नहीं होती, आवाज़ कमज़ोर है, तो फिर उनके मसाइल तो बरसों के जू के तू वहीं रहेंगे। और ये तर्ज़े हुकूमत जो है वक्ती तौर पर हुकूमत को हसास तो जाहिर करता है। मेरे ख्याल से तो रहा सहा जो स्ट्रक्चर है उसका भी तहस नहस हो रहा है, क्योंकि अगर तवज्जे नौजवान अफसरान जो है
पुलिस में हो या वो, बल्कि अब तो पुलिस में तो पाबंदी लगा दी थी मेरे ख्याल से, पंजाब पुलिस ने तो बकायदा, क्योंकि इतने ज्यादा अफसरान और ऑफिशियल्स टिकटॉक पे थे कि उन्होंने बकायदा उसका नोटिस लिया, कई लोगों की मुअत्तली हुई, कई को फारिग किया नौकरी से, क्योंकि अगर उनकी तवज्जो सिर्फ टिकटॉक पर रहेगी तो वो काम क्या करेंगे, खाक करेंगे। और यही वाला जो मामला है ब्यूरोक्रेसी के, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी, और मैं समझता हूं कि ये इसका सद्देबाब होना चाहिए। अभी कुछ रूल्स तो आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में मसला यही कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा कमजोर होती है और अनइवन होती है और तगड़े बीच में से बच जाते हैं। लेकिन इसको सोशल मीडिया को एक की जो टेक्नोलॉजी, उसकी जो बैकग्राउंड है या बैक एंड के ऊपर, उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए आवाम को रसाई देने के लिए, सहूलत के लिए होना चाहिए। बिल्कुल जी, सहूलत की, उसको एक नुमाइशी निज़ाम नहीं बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत अफसोसनाक चीज़ ये दुरुस्त हो गई। ऐसी गवर्नेंस की जरूरत हमें नहीं है। आमिर साहब, वायरल हो तो इंसाफ और मसाइल का हल है, वरना खामोशी है। क्या वक्ती वायरल रद्द-ए-अमल तवीलुल मुद्दत पॉलिसी और गवर्नेंस का नेमुल बदल हो सकता है या उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है, मुतबादिल हो सकता है? बहुत ऑब्वियस है कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन देखिए ये मसला जो है ये आज के दौर का नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। जनरल मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार पर कब्जा किया तो 9/11 के बाद तो वो अमेरिका के महबूब हो गए, डार्लिंग हो गए पूरी दुनिया के, लेकिन अक्टूबर 1999 से लेके सितंबर 2001 तक का जो 2 साल थे उनके लिए बड़े मुश्किल थे। वो अक्सर एडिटर से मुलाकात करते थे और सबसे पहला बात उन्होंने जो करनी होती थी वो ये थी कि जी पाकिस्तान हैज एन इमेज प्रॉब्लम, और हम लोगों के लिए ये समझाना उनको इम्पॉसिबल होता था कि देखिए कोई वजह होगी ना कि इतनी खराब इमेज है पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जिसके बारे में वो इतने परेशान हैं, तो उन वजूहात के ऊपर क्यों ना फोकस करें। लेकिन उनका इसरार होता था कि नहीं, ये मसाइल इतने ज्यादा नहीं है जितना कि हमारा इमेज खराब है। मुझे लगता है कि ये हुक्मरानी की कुर्सी में कोई ऐसा कीड़ा है कि जो भी उसके ऊपर बैठता है, जब उसको काटता है वो कीड़ा, तो उसको लगता है कि पाकिस्तान का हर मसला एक्चुअली एक इमेज प्रॉब्लम है, वो असल नहीं है। जबकि अगर आप उसको उस पर आजकल जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उस पर जरा गौर करें ना, तो अच्छा मैं अगर अपना केस सोशल मीडिया के ऊपर लेके जाऊंगा और कोई हुक्मरान उसको नोट करके फटाफट हल कर देगा ना, तो मेरा केस तो हल हो जाएगा, लेकिन वो केस एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही करता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है। मैं अकेला तो नहीं हूं ना कि जिसको वो मसला है, किसी की जायदाद छिन रही है, किसी के साथ पुलिस ने ज्यादती की है, ये सारा तो वो एक सिस्टमैटिक चीज है ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसका केस तो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन वो मसला तो नहीं रिजॉल्व होता ना। और यही वजह है कि जो मर्जी कोई हमारे हुक्मरान कर दे, वो इमेज का प्रॉब्लम हमेशा उनकी हुकूमत को रहता है, क्योंकि वो सिर्फ इमेज की स्नैपशॉट्स जो हैं उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, और जो बुनियादी मसला होता है उसकी तरफ तवज्जो देने को उनके पास वक्त नहीं है। ठीक हो गया जी, केस हल हो जाता है, मसला हल नहीं होता। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, चंद सेकंड की वीडियो पर फौरी एक्शन हो जाए और निज़ामी इस्लाहात गायब हों, डिजिटल दौर में तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल क्या ज़रूरत है या महज कंटेंट है जिसका असल गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं है? आप अंदाजा करें ना कि लाखों में से या हजारों में से कम एक शिकायत पे तो कुछ अमल हो जाता है। कितनी खुशकिस्मती है हमारी कि इस सोशल मीडिया की वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बात पहुंच जाती है। लेकिन मसला आपने जो बताया बहुत बेहतर तरीके पे और बहुत अच्छा उसको उठाया, और आपका इब्तिदाइया ही सब कुछ कह गया, लेकिन कोई गुंजाइश जो थोड़ी बहुत छोड़ी नहीं। लेकिन एक चीज मुझे बहुत पसंद आई आपके इब्तिदाइये में और आपके कलमात, डिजिटल प्रेजेंस, जिसका रजा रूबी जिक्र कर रहे थे कि डिजिटल प्रेजेंस का जमाना आ गया कि अब आपको डिजिटली अपने आप को रखना, हाजिर रखना पड़ता है लोगों के आगे, अपने अफसरान बाला के आगे, निजाम के आगे, कि आप डिजिटली प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है आप प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है आप सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं, तो आप कायम बताए हैं। मसला बुनियादी तौर पर लीडरशिप की गलत अंडरस्टैंडिंग का है। हमारे यहाँ लीडरशिप क्या समझी जाती है कि बड़ा दबंग लीडर है जी, बड़ा कमाल का लीडर है। वो ऐसा लीडर जो कि मौके पे गया और मौके पे ही फैसला कर दिया जी उसने। क्या बात है, जहां पे अवाम की तवक्को ये हो और लीडर भी ये समझे कि यही तरीका है मुझे अपनी लीडरी जमाने का और बताने का कि वाह, एक वो था यानी पंजाब के अंदर कैसे कैसे लीडर आए और किस तरह के कमाल के लीडर। तो ये करता क्या है, ये निज़ाम की नफी करता है, निज़ाम को जीरो करता है। क्योंकि अगर निज़ाम कायम होगा तो उसका मतलब यह है कि वो अपनी लीडरी तो नहीं दिखा सकता, फिर प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो लीडरी तो तभी नजर आती है ना, कमाल का लीडर है जिसने हुक्म दिया, उसने जिक्र किया, ऐसा करके हर चीज सही कर दी। तो ये लीडरशिप
तो उसका वो अगर निजाम होगा तो निजाम उसको रोक लेगा, नहीं इसको डालो सिस्टम के अंदर डालो, प्रोसेस में डालो, और प्रोसेस में से गुजर के वहां से फिर हल जो निकलेगा वो उसका पायदार और ऐसा हल होगा जो कायम रहेगा। दूसरी बात वो ये कि ये लीडरशिप की जो या किसी किस्म की भी गवर्नेंस जो है, सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है, जब आप उस सीन से हट जाते हैं, उस पोजीशन से हट जाते हैं, तो कितनी चीजें हैं जो पीछे रह जाती हैं, या ये कि हर चीज ही खत्म हो जाती है। आपके जाने के बाद एक नई लीडरशिप आती है, एक नए किस्म की सोच लेके आते हैं, और सारी चीजें गायब कर दी जाती हैं, सड़कों के नाम बदल जाते हैं, आपके अंडरपासेस के नाम बदल जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई आप फिर एक, जिसे कहते हैं कि स्लिपरी स्लोप पे थे, आप सिर्फ एक जाहिरी और दिखावे वाली गवर्नेंस कर रहे थे, आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आपने कोई ऐसे इकदामात नहीं किए जो कि लॉन्ग टर्म और लिविंग असर रखते हैं। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, नौजवान मुल्क की आबादी का 65% है, क्या आज के सियासतदान और अफसरान ये समझ चुके हैं कि रील्स और ट्रेंड्स के दौर में परवान चढ़ी इस जेन ज़ी के सामने कारकर्दगी नहीं बल्कि ज्यादा अहमियत व्यूज की और उस वक्त दिखावे की है? आयशा, पहली बात, क्या हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट जन्नत मिर्जा से कम खूबसूरत है कि वो वायरल ना हो? उनका वायरल होने पे कोई हक नहीं है। जन्नत मिर्जा के सर पे जिम्मेदारी नहीं है मुल्क और सिस्टम को चलाने की। नहीं, हुस्न तो बराबर है ना, हुस्न तो बल्कि इधर ज्यादा है। इस पे मैं एग्री करूंगी, हुस्न ज्यादा है। तीन बातें हैं आयशा, तीन बातें हैं जिसमें से दो पुरानी हैं, एक नई है, और पुरानी बातों पर भी नया मीडिया असरअंदाज हो रहा है। सबसे पहली बात है जिसको कहते हैं एजेंडा सेटिंग। हुकूमत के पास वसाइल कम, मसाइल ज़्यादा होते हैं दुनिया की हर हुकूमत के पास। तो वो उस वक्त हरकत में आती है जब उसको कोई धक्का लगाता है, जब कोई डिमांड्स आती हैं। सही। जब पुरानी दुनिया थी तो उसमें सियासत, दूसरी सियासी जमातें, अपोजिशन, प्रोटेस्ट, उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात, टेलीविज़न, ये आवाज़ उठाते थे किसी मसले पर तो हुकूमत उस पर काम करती थी। इसको एजेंडा सेटिंग कहते हैं। लेकिन जाहिर ये सब सोच समझ के करते थे। अब मसला आ गया है वायरलिटी का, कि एक पोस्ट वायरल होती है, वही एजेंडा सेट करती है और हुकूमत उसके बाद हरकत में आती है। तो जो इसमें अकल का अमल दखल था, पॉलिसी पर असरअंदाज होने का, वो बहुत कम हो गया है, जिस पे पॉलिसी पे बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बात क्या है, हमारे सियासतदानों का पुराना शौक है जिसको पॉलिसी की लैंग्वेज में कहते हैं सिंबॉलिक रिलीफ, अलामती रिलीफ। कि आप मसला हल नहीं कर सकते तो कोई एक आध ऐसा काम करके दिखा दो कि वाह वाह हो जाए। हेल्थ के निज़ाम तो ठीक नहीं कर सकते, सही, लाखों लोग मर रहे हैं, आपके अस्पतालों में एंटीबायोटिक नहीं है तो एक एयर एम्बुलेंस चला दो, चलो वो कितने लोगों को लेकर चली जाएगी भाई एयर एम्बुलेंस? यहां तो करोड़ों लोगों का मसला है, एक किसी अदाकार पे 1 करोड़ रुपए का इलाज करवा दो, सबका मसला। अरे यार वहां पे 500 बंदों की जिंदगी बच सकती है उन पैसों का। इसको कहते हैं सिंबॉलिक रिलीफ। ठीक तो ये सिंबॉलिक रिलीफ भी अब ज्यादा विजिबल हो गई है डिमांड के हवाले से भी। और तीसरी चीज ये है जो आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूरी गवर्नेंस जो है वो पब्लिक परफॉर्मेंस बन गई है। अब पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए कोई मुझे मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल जो है वो अदाकारी कह लें, वायरल गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर अदाकारी बन चुकी। पब्लिक कि हमने छत पे चढ़ के दिखाना है और तहसीन वसूल करनी है उस काम की जो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक हो। और इस पब्लिक परफॉर्मेंस के नतीजे में जिस पर वाह वाह नहीं हो सकती उधर तो फिर नियत ही नहीं आएगी ना। दुरुस्त हो गया। तो यही कह सकते हैं कि सतहियत गवर्नेंस में जो सिर्फ आपको एक डिजिटल अदाकारी पर मजबूर कर रही है मगर कोई तब्दीली माशरे में नहीं लेकर आ रही। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।